नमस्कार दोस्तों, आज से करीब 218 साल पहले साल 1804 में एक आर्टिकल छापी जाती है कोलार डिस्ट्रिक्ट के बारे में कि यहाँ पर खुदाई के दौरान सोना निकलता है। 1871 में यह आर्टिकल पढ़ी जाती है एक रिटायर्ड ब्रिटिश सोल्जर्स के द्वारा, जो कि कोलार डिस्ट्रिक्ट से 100 किलोमीटर दूर बेंगलुरु में रहा करता था। जैसे ये बात पता चला रिटायर्ड सोल्जर को कि यहाँ पर खुदाई करने पर सोना निकलता है, वैसे ही ये बंदा पहुंच जाता है उस जगह पर सच्चाई जानने के लिए और करीब 1 साल तक ये बंदा उस जगह पर सर्वे करते रहता है। और ये सर्वे माइकल स्लेवेली के लिए सक्सेसफुल रहता है, पर माइकल के लिए प्रॉब्लम्स यहाँ पर यह था कि माइनिंग करने के लिए इनके पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं था कि खुद के दम पर माइनिंग करना शुरू कर दे। और इसी चीज के लिए ये बंदा चला जाता है अपने देश के बड़े कंपनी के पास, जॉन टेलर एंड सन्स, अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए। और अल्टीमेटली ये प्रोजेक्ट 1880 में जॉन टेलर एंड सन्स के द्वारा टेक ओवर कर लिया जाता है। और करीब 20 साल के बाद 1902 तक पूरे इंडिया की 95% गोल्ड सिर्फ इसी जगह से निकालना शुरू हो जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली साल 2001 में ये कोलार गोल्ड फील्ड को बंद कर दिया जाता है। इसके ऊपर एक बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म भी बनाई गई थी केजीएफ नाम से, लेकिन इस फिल्म में सारे कैरेक्टर एक इमेजिनेशन और काल्पनिक तौर पर इस फिल्म को बनाई गई थी। लेकिन आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में केजीएफ की हिस्ट्री और इस माइनिंग के कारण कितना इफेक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट के ऊपर और इसका क्या असर रहा वहाँ के आसपास रहने वाले लोगों के साथ एक फुल केस स्टडी करने की कोशिश करते हैं। Violence, violence. I don't like it. I avoid. But violence likes me. I can't avoid. तो दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि साल 2018 में एक फिल्म बनाई गई थी केजीएफ चैप्टर 1 के नाम से, जिसमें मेन रोल किया गया था साउथ मूवी के सुपरस्टार यश के द्वारा। और इस मूवी के डायरेक्टर थे प्रशांत नील और प्रोड्यूस किया गया था विजय किंग्स के द्वारा, जो कि फिल्म बड़ी पॉपुलर हुई थी। ये फिल्म सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि यूएसए और कनाडा जैसे देश में भी रिलीज किया गया था। ये फिल्म 80 करोड़ के बजट में बनाई गई थी और बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन हुई थी लगभग 250 करोड़। इस फिल्म में सारे कैरेक्टर एक काल्पनिक और फिक्शनल अकाउंट था। मूवी के अंदर कुछ सच्चाई या सच नहीं बताया गया था, लेकिन जब से ये फिल्म रिलीज हुई थी उसके बाद से लोगों को इंटरेस्ट आना शुरू हो गया था कोलार गोल्ड फील्ड के बारे में जानने के लिए। फिल्म को रिलीज होने से पहले 75% लोगों को ये जानकारी नहीं थी कि ये हकीकत में भी केजीएफ नाम के कोई जगह पाया जाता है इंडिया में, जिसे सोने के खदान भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, ये सच बात है कि कोलार गोल्ड फील्ड हकीकत में एग्जिस्ट करती है। कर्नाटक में एक जगह है कोलार डिस्ट्रिक्ट नाम से। इस एरिया में गोल्ड माइनिंग की बहुत ही लंबी हिस्ट्री है। आज से नहीं बल्कि करीब 100 साल पहले से ही सोना निकाला जा रहा था, ब्रिटिश टाइम पीरियड से ही। और एक रिपोर्ट के अनुसार लेट 1700 में कोलार डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले लोग ने ऑफिशियली ये अनाउंस किया था कि इस जगह पर खुदाई करने पर सोना निकलता है। इसके रिलेटेड में साल 1804 में एक आर्टिकल भी छापी जाती है एक लोकल न्यूज चैनल्स के द्वारा कि यहाँ के आसपास एरिया में खुदाई करने पर सोना निकलता है। उससे पहले भी हमें किंगडम ऑफ मैसूर की हिस्ट्री में भी इस जगह के जिक्र किया गया था कि इस जगह पर पहले से ही कोशिश किया जा रहा था माइनिंग करने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पर उतना टेक्नोलॉजी नहीं थी कि इतने बड़े स्केल का ऑपरेशन चलाया जा सके और इस ऑपरेशन को सक्सेसफुली मैनेज भी किया जा सके। तो करीब 1870 तक ऐसा कोई भी माइनिंग ऑपरेशन नहीं चलाई गई थी टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से। तो जो साल 1804 में आर्टिकल छापी गई थी एक लोकल न्यूज चैनल्स के द्वारा, वो आर्टिकल पढ़ी जाती है एक ब्रिटिश रिटायर्ड सोल्जर्स के द्वारा, जो कि कोलार डिस्ट्रिक्ट से 100 किलोमीटर दूर बेंगलुरु में रहा करता था। तो जैसे ये बात पता चला उस जगह पर खुदाई करने पर सोना निकलता है, वैसे ही ये बंदा पहुंच जाता है उस जगह पर सच्चाई जानने के लिए और करीब 1 साल तक उस एरिया के आसपास पूरे इलाके में छानबीन करता रहता है और सर्वे करते रहता है। उस रिटायर्ड सोल्जर का नाम माइकल स्लेवेली बताया जाता है। तो ये सर्वे माइकल स्लेवेली के लिए सक्सेसफुल रहा। इस ऑपरेशन को माइकल खुद हैंडल करना चाहता था, लेकिन माइकल के उस टाइम पर उतना पॉसिबल नहीं था कि वो खुद के दम पर गोल्ड माइनिंग का ऑपरेशन खुद से हैंडल कर सके। और इसी चीज के लिए ये बंदा चला जाता है अपने देश के सबसे बड़े कंपनी जॉन टेलर एंड सन्स के पास गोल्ड माइनिंग के प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए। और अल्टीमेटली ये प्रोजेक्ट साल 1880 में जॉन टेलर एंड सन्स के द्वारा टेक ओवर कर लिया जाता है। और करीब 20 साल के बाद साल 1920 में जब इन्होंने पूरे माइनिंग ऑपरेशन का सेटअप किया तो इंडिया का 95% गोल्ड सिर्फ कोलार गोल्ड फील्ड से ही निकाला जाने लगा। ये जो माइनिंग करने वाला ऑपरेशन चलाया गया था वो कोई
5 या 10 सालों के लिए नहीं बल्कि पूरे 100 सालों के लिए सेटअप किया गया था। 1890 से लेकर 1990 तक माइनिंग का ऑपरेशन चलते रहा। इस माइनिंग में वर्क करने वाले कोई ब्रिटिश के लोग नहीं करते थे बल्कि वहीं के लोग करते थे जो वहाँ के लोकल लोग हुआ करता था। इस कोलार टाउन में उस टाइम पर पॉपुलेशन करीब 2 से 2.5 लाख के आसपास बताया जाता है और ये वही लोग थे जो प्रीवियस जनरेशन के लोग इस माइनिंग में काम किया करता था। ये जो माइनिंग का वर्किंग था वो आज से करीब 142 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है उस टाइम पर उतना टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं होती और ना ही उस टाइम पर सही तरीके से इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हुआ करता था। कहने का मतलब ये कि जो चीज़ होनी चाहिए माइनिंग के दौरान जमीन के अंदर 3 से 4 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता था माइनिंग करने के लिए। तो जाहिर सी बात है सारी चीज़ की अवेलेबल होनी बहुत ज़रूरी होती है, जैसे हाइड्रोलिक्स माइनिंग सोर्स, इलेक्ट्रिक्स रोप, सोवेल्स, इलेक्ट्रिसिटी, रोटेटरी ड्रिफ्स, रिग्स एंड रॉक्स ड्रिल्स, हेलमेट, अंडरग्राउंड माइनिंग लोडर्स ईटीसी। तो ये सारी चीज़ कंपलसरी होती है एक माइनिंग के दौरान। अगर ये सारी चीज़ अवेलेबल नहीं होती है तो वर्कर को इंजर्ड होने की चांसेस बढ़ जाता है। तो 1880 में ये सारी चीज़ अवेलेबल नहीं था हेवी अमाउंट में, तो माइनिंग करना उस टाइम पर क्रूड माना जा रहा था। वर्करों को रिस्क लेकर काम करना पड़ता था और एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जाता है कि करीब 6000 वर्कर की मौत हो गई थी माइनिंग के दौरान सिर्फ 120 सालों में। समय के गुजरते गुजरते जॉन टेलर एंड सन्स के द्वारा वहाँ पर इंजीनियर, टेक्नीशियन, सुपरवाइजर और जो हेड ऑफ मैनेजमेंट थे उनके लिए एक न्यू सिटी बनाया जाता है जिसमें हर तरह की चीजें अवेलेबल करवाई जाती है, जैसे रहने के लिए आलीशान घर, एंजॉयमेंट करने के लिए क्लब, घूमने के लिए पार्क, खेलने के लिए प्ले ग्राउंड और हर चीज अवेलेबल करवाई जाती है जो डेली लाइफ में जरूरत होती है। और इसी चीज की वजह से इस सिटी को मिनी इंग्लैंड कहा जाने लगा। वहाँ के जो इन्वायरमेंट था, जो सेटअप किया गया था न्यू टाउन में, वो एक दम इंग्लैंड जैसे ही किया गया था। तो इसी चीज के लिए इस सिटी को मिनी इंग्लैंड कहा जाने लगा। लेकिन आप ये मत सोचिए कि ये सारी फैसिलिटीज वहाँ के वर्करों के लिए भी था, ऐसा कुछ नहीं था। ये सारी फैसिलिटीज सिर्फ ब्रिटिश ऑफिसरों के लिए था, जो टेक्नीशियन थे, जो इंजीनियर थे, जो हेड ऑफ मैनेजमेंट थे, सिर्फ उन्हीं के लिए सारे फैसिलिटीज किया गया था। लेकिन ये जरूर था कि वहाँ के वर्करों के लिए हॉस्पिटल और इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा करवाई गई थी। मैं बता रहा हूँ आपको कि 1902 तक इंडिया में कई पार्ट में इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची थी और जहां पहुंची भी थी तो वहां पर कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा नहीं करवाई गई थी। लेकिन उस टाइम पर 1902 में कोलार डिस्ट्रिक्ट के पूरे शहर में और जहां पर माइनिंग हुआ करता था वहां पर 24/7 बिजली की सुविधा करवाई गई थी वर्क। और इनफैक्ट वहां से कुछ दूर पर कावेरी नदी था, जो कि उस नदी में एक झरना लगाया गया था। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी बैठाया गया था, जो भारत का वन ऑफ द ईयरलेस्ट पावर सोर्स भी है। और इसी हाइड्रो पावर प्लांट से ही इलेक्ट्रिसिटी आया करता था उस कोलार गोल्ड फील्ड में। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी वाला फैसिलिटीज थी ना, वो वर्करों के लिए बहुत ज्यादा हेल्प हुआ था, वरना माइनिंग के अंदर 3 से 4 किलोमीटर तक कैंडल ले जाना पड़ता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे वहां पर गैस पंपिंग और एयर पंपिंग स्टेशन भी लगाया गया था वर्करों के लिए, ताकि माइनिंग में 3 से 4 किलोमीटर अंदर जाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो टाइम के गुजरते गुजरते वहां के माइनिंग का हालात में कुछ सुधार हुआ और माइनिंग का काम अच्छे से चलते रहता है। फिर उसके बाद आता है इंडिपेंडेंस का दिन, आज़ादी के बाद का दिन। तो माइनिंग वाला प्रोजेक्ट आज़ादी के बाद भी करीब 9 साल तक, यानी कि 1956 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ही कंट्रोल किया जाने लगा था। लेकिन 1956 के बाद वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने कोलार गैस फील्ड के ऊपर टेक ओवर कर लेता है और फिर उसके बाद 1972 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक स्कीम लॉन्च किया जाता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के नाम से, यानी कि PSEO। और फिर ये माइनिंग वाला प्रोजेक्ट स्टेट गवर्नमेंट से भारत गोल्ड माइन लिमिटेड यानी कि BGML के द्वारा टेक ओवर कर लिया जाता है। 1972 के बाद यहाँ की माइनिंग है वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो जाता है, होम मिनिस्टर के अंडर कंट्रोल में हो जाता है। BGML के द्वारा करीब 30 साल तक इस माइनिंग को कंट्रोल किया जाता है। लेकिन साल 2001 में 28 फरवरी 2001 को कोलार गोल्ड को कम्प्लीटली बंद कर दिया जाता है। के पीछे का रीजन ये बताया जाता है कि जैसे स्टार्टिंग में 1890 में जब माइनिंग स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम पर गोल्ड जो था वो अर्थ के लेयर पर ही मौजूद था, मतलब थोड़ा बहुत ही खुदाई करना पड़ता था। लेकिन टाइम के गुजरते गुजरते खुदाई ज्यादा होने लगा। ऐसे करते करते इंडिपेंडेंस के बाद जब BGML के द्वारा इस प्रोजेक्ट को कंट्रोल किया जाने लगा था तो 30 साल के बाद जमीन के अंदर करीब 3 से 4 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता था माइनिंग करने के लिए, जो कि एक बहुत ही रिस्की वाला काम होने लगा था। वर्करों को हिम्मत नहीं होती थी 3 से 4 किलोमीटर अंदर जाने का। और सबसे बड़ी रीजन ये बताया जाता है KGF को बंद करने का कि उस टाइम पर 1890 में जब गोल्ड अर्थ के अपर लेयर से निकाला जा रहा था, जो प्योर गोल्ड का रेशियो था वो 47 ग्राम पर टन था। लेकिन वही रेशियो 1990 तक
3 ग्राम पर टन हो जाता है। तो इतने बड़े ऑपरेशन चलाने के बावजूद अगर इतना कम सोना निकलता है तो फिर इतने बड़े ऑपरेशन को मैनेज करना पॉसिबल नहीं था। बीजीएल कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं बल्कि लॉस में जाने लगा था, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने लग रहा था। मेनली 3 रीजन बताया जाता है केजीएफ को बंद करने का। पहला रीजन ये बताया जाता कि प्योर गोल्ड का जो रेशियो था वो 47 ग्राम पर टन से घटकर 3 ग्राम पर टन हो जाता है। दूसरा रीजन प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने लग रहा था और तीसरा रीजन माइनिंग का गहराई करीब 3 से 4 किलोमीटर अंदर जाने पड़ता था, तो ये पॉसिबल नहीं था उस समय पर। तो ये सारी चीज़ को मेंटेनेंस करना बीजीएमएल के द्वारा पॉसिबल नहीं था, इसलिए साल 2001 में केजीएफ को कम्प्लीटली बैन कर दिया जाता है।